Yes, hello my friends. Good morning to all of you. In this video just I am going to tell you about grammar. Now that is my lecture first, and you look here about grammar. 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 This word has come from gramma. Gramma, that is a Greek word. That is a Greek word. This Greek word appeared in 14th century. 14th century. I mean to say that ग्रामर जो एक ग्रामा शब्द से आया है, ग्रामर जो एक ग्रामा शब्द से आया है, ये ग्रामा शब्द एक ग्रीक वर्ड है ये, जो 14th सेंचुरी में बनी थी। और अगर हम ये कहते हैं हु इज़ द फादर ऑफ ग्रामर, ग्रामर का पिता कौन है, जनक कौन है, तो हम ये कह सकते हैं फादर ऑफ ग्रामर इज निंडले मुर्रे। ही इज द फादर ऑफ ग्रामर। ग्रामर जो एक ग्रामा शब्द से बना है, ग्रामा ग्रीक वर्ड है जो 14th सेंचुरी में आई थी, और ग्रामर का जो जनक है वो लिंडले मुर्रे को कहा जाता है। और हम आपको ये बतलाते हैं कि ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर क्या होता है। ग्रामर, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? आंसर है इंग्लिश ग्रामर इज दैट science of knowledge and using of art which teaches us to read, write and speak English correctly. English grammar is that science of knowledge and using of art which teaches us to read, write and speak English correctly. इंग्लिश ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर ज्ञान का विज्ञान और प्रयोग का कला है, जो हमें सही सही लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। क्या काम है? इंग्लिश ग्रामर ज्ञान का विज्ञान और प्रयोग का कला है, जो हमको सही सही लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। शॉर्ट में याद रखने के लिए इंग्लिश ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर ज्ञान का विज्ञान और प्रयोग का कला। क्या है? इंग्लिश ग्रामर ज्ञान का विज्ञान और प्रयोग का कला है, जो हमें सही सही लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। इंग्लिश ग्रामर को मुख्यतः 5 भाग में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर ज्ञान का विज्ञान और प्रयोग का कला। याद रखिए, ज्ञान का विज्ञान और प्रयोग का कला। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसडी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन
prosody, etymology, syntax, punctuation, prosody. Orthography, that is वर्ण विचार, etymology शब्द विचार, syntax वाक्य विचार, पंचुएशन चिन्ह विचार और prosody छंद विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। अब ये देखिए ये क्या है, ऑल दीज आर काइंड्स ऑफ ग्रामर। ये क्या है, ग्रामर का भेद है। अब हम ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू टीच व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, नाउ लुक हियर अबाउट ऑर्थोग्राफी। Orthography, this word came from orthographia in 15th century, from Greek and Latin word. Okay, ऑर्थोग्राफिया ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड, दोनों वर्ड है ये, जो 15वीं शताब्दी में आई थी। और ये ऑर्थोग्राफी क्या मुझे सिखाता है, क्या कहता है, जस्ट लुक हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड। ऑर्थोग्राफी इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर which teaches us about letter and its classification। क्या कहा मैं, ऑर्थोग्राफिया शब्द से बना है, जो ग्रीक और लैटिन वर्ड है, ये 15वीं शताब्दी में आई थी। ये ऑर्थोग्राफी हमें अक्षर के बारे में बतलाता है और उसका क्लासिफिकेशन करता है। अक्षर और उसका क्लासिफिकेशन, ये लेटर और क्लासिफिकेशन क्या होता है, इधर देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए क्या कहा, ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत आती है लेटर। ये जो मुझे लेटर की जानकारी देती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू नो व्हाट इज लेटर। आफ्टर दैट यू विल थिंक एंड यू विल लर्न मोर। लेटर, ये लेटर मीन्स ये अक्षर क्या होता है। अक्षर, जैसा कि हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये जो अक्षर है वो ऐसा यूनिट है, साउंड का ऐसा यूनिट है जिसको हम मतलब ये काउंट नहीं कर सकते, मतलब बांट नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेटर, ए यूनिट ऑफ साउंड which can not be divided। A unit of sound which cannot be divided called letter। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि आवाज़ का ऐसा यूनिट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेटर कहलाती है। अगर हम किताबी लैंग्वेज में जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है या नहीं कर सकते हैं। हमारी लैंग्वेज में अगर आएंगे तो क्या है कि मुंह से निकला हुआ ऐसा आवाज़ जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अर्थात मान लेते हैं ए, तो क्या हम ए को अलग कर सकते हैं? ए को हम किससे अलग करेंगे?
ए को हम अलग नहीं कर सकते, बी को हम अलग नहीं कर सकते, सी को अलग नहीं कर सकते, डी को अलग नहीं कर सकते। हम क्या करने का मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर डी ही है तो क्या डी को हम अलग कर सकते हैं? अगर इसके साथ में कोई दूसरा लेटर रहेगा तब ना हम उसको अलग कर सकते हैं। ये तो केवल एक ही लेटर, तो एक लेटर को किससे अलग करेंगे हम? अगर इसके जगह पर अगर लिखा रहेगा कैट या मान लीजिए एट या मान लीजिए रैट, तो हम ये अलग करेंगे कि सी को अलग कर देंगे, ए को अलग कर देंगे, टी को अलग कर देंगे, ए को अलग कर देंगे, टी को अलग कर देंगे, आर को अलग कर देंगे, ए को अलग कर देंगे, टी को अलग कर देंगे। लेकिन अगर ए ही रहेगा तो ए को हम किससे अलग करेंगे? अगर टी ही रहेगा तो हम टी को किससे अलग करेंगे? अर्थात हम टी को अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है यूनिट ऑफ साउंड व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड कॉल्ड लेटर्स। ओके, अब ये देखिए क्या इसके कहने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। जिस प्रकार से हम कभी रोड सड़क पर जाते रहते हैं, सड़क पर जाते रहते हैं तो सड़क पर क्या जो रोड रूल्स है क्या रहता है बना हुआ। हालांकि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, ड्राइंग करना मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर भी जस्ट एन एग्जाम्पल, रोड पर ऐसी बनी हुई रहती है, लेफ्ट साइड में लगा हुआ होता है। अर्थात क्या मतलब है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में या इस जगह सीटी बजाना मना है, इस क्षेत्र में या इस जगह सीटी बजाना मना है। फिर कहीं कहीं पर ऐसा रहता है, क्या इंडिकेट करता है ये? रोड पर ऐसा बना हुआ रहता है, लेफ्ट साइड में ये बना हुआ होता है। ये इंडिकेट ये करता है कि आगे चल करके रोड लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ है। हम आपको लाइसेंस बनाने का जो प्रोसेस होता है वो नहीं बता रहा हूँ मैं, रोड का रूल नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि ये क्या है। ये इंडिकेटर है ना, ये तो इंडिकेटर है। ये तो इंडिकेटर है, मतलब जो इंडिकेट करता है। उसी प्रकार से यह भी क्या है, एक इंडिकेटर है। यहाँ पर तो नहीं लगा, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है कि ये क्या बोलते हैं उसको, सीटी बजाना मना है, सो तो नहीं लिखा हुआ है। केवल उसका एक इंडिकेटर यहाँ पर ड्राइंग कर दिया है, जिससे ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर सीटी बजाना मना है। उसी प्रकार से ये भी है। वही मेरे कहने का मतलब है कि ये मैं एक एग्जाम्पल लिया था, जिस टाइम अक्षर का निर्माण हो रही थी, लेटर की निर्माण हो रही थी, उससे पहले वह लेटर एकमात्र साउंड थी। और उस साउंड को जब जैसे मान लेते हैं कि जिस प्रकार से इसको समझ लिए कि लेफ्ट टर्न है, यहाँ पर सिटी बजाना मना है, उसी प्रकार से ए जो साउंड थी, उस साउंड को एक इंडिकेटर के रूप में दर्शाया गया और यहाँ पर इस प्रकार का साउंड बना दिया गया। मतलब ये कि अगर ए साउंड होगी तो ए को इंडिकेटर कैसा बनेगा, ए का इंडिकेट करने वाला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बी साउंड का जो इंडिकेटर है तो बी साउंड का इंडिकेटर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सी का कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। डी का कैसा बनेगा, डी लेटर नहीं, डी साउंड को दर्शाने के लिए, डी का मतलब इंडिकेटर, तो डी साउंड को इंडिकेटर जो कहते हैं, डी साउंड को इंडिकेट करने वाला, वह इस प्रकार से बना। ए को इस प्रकार से बना। इस तरह से बनते जेड तक बनी, जो कुल मिलाकर के 26 इंडिकेटर्स बन गए, जो अंत में बाद में यह अल्फ़ाबेट के नाम से जाना गया। अब ये क्या कहा, अल्फ़ाबेट के नाम से जाना गया। कितने इंडिकेटर्स हैं? 26 इंडिकेटर्स है जिसको अल्फ़ाबेट के नाम से जाना गया। अब इंडिकेटर्स बोलिए या तो फिर लेटर बोलिए। इसीलिए वो जो अल्फ़ाबेट है, तो कुल मिलाकर के कितने हैं, 26 इंडिकेटर्स है जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब आप इंडिकेटर्स बोलिए या तो फिर लेटर बोलिए। 1 मिनट, चलिए देखिए। अब ये जो कहता है कि ये 26 जो बन गया, ये जो इंडिकेटर है मतलब लेटर कितने हैं, 26। इस 26 लेटर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला वॉवेल जिसकी संख्या 5 है, जो ए ई आई
OU एंड कॉन्सोनेंट जिसकी संख्या 19 है, एंड भावेल कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल W and Y and semi consonant U. And here is the most important question, that why we are called vowels of all these 5 letters. इस 5 लेटर्स को हम भावेल क्यों कहते हैं, इसी 5 को हम भावेल क्यों कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन है कि भावेल कुछ ऐसे लेटर्स हैं, वह लेटर जो अपने आप की सहायता से बोले जाते हैं, भावेल कहलाता है। वह लेटर जो अपने आप की सहायता से बोले जाते हैं, भावेल कहलाता है। वो कैसे अपने आप की सहायता से बोले जाते हैं, सो देखिए। भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी कॉन्सोनेंट। जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू भावेल। व्हाई ऑल दीज 5 लेटर्स आर कॉल्ड भावेल। ये हम कहने जा रहे हैं कि ये जो 5 लेटर AEIOU, इसको हम भावेल क्यों कहेंगे? तो डिफिनेशन है कि वह लेटर जो अपने आप की सहायता से बोले जाते हैं, भावेल कहलाती है। कैसे? इधर देखिए कितना आसान है। बस ये जो A है, ये जो लेटर है A, अगर इस लेटर को अगर हम लंबा तान खींचते हैं, लंबा तान खींचने का मतलब हुआ कि मुंह से जो आवाज़ निकलती है, आवाज़ निकलने टाइम का जो साउंड होती है, वह कौन से साउंड है, और जहाँ पर वह साउंड लास्ट हो जाती है, वह कौन सा लेटर है। अर्थात जब हम बोलना आरंभ करते हैं तो कौन सा साउंड देती है, कौन सा लेटर का, और जब अंत करते हैं तो कौन सा लेटर बनता है। जैसे जब हम इसका लंबा तान खींचते हैं, जैसे मैं क्या देखे आप, हमने ए से स्टार्ट किया और ए, और लास्ट में जहाँ पर हमने स्टॉप किया वहाँ पर भी ए ही हुआ। अर्थात ए बोलने के लिए ए की ज़रूरत। ए, ई, यू, ओ, आई, क्या देख रहे हैं आप? मतलब यू, ओ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया लास्ट में भी वही लेटर आ गया, वही साउंड। ई, वही साउंड आ गया। ई को हमने आरंभ किया ई, और लास्ट में भी ई। अर्थात क्या देखिए, इन सारे लेटर्स को बोलने के लिए इन सारे लेटर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब ए को बोलने के लिए ए की ज़रूरत, ई को बोलने के लिए ई की ज़रूरत, यू को बोलने के लिए यू की ज़रूरत, ओ को बोलने के लिए ओ की ज़रूरत, और आई को बोलने के लिए आई की ज़रूरत पड़ी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन सारे लेटर्स को बोलने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये भी भावेल है और ये भी भावेल, मतलब ये अपने आप की सहायता से बोले जा रहे हैं, ये अपने आप की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसीलिए इस लेटर्स को हम भावेल कहते हैं। क्या कहते हैं? भावेल। इसके ठीक साइड में देखिए, अब हम बोलेंगे बी, ई, मतलब बी का जो लंबा तान खींचते हैं हम, तो लास्ट में ई की साउंड आ जाती है। उसी प्रकार से सी मतलब ई, डी मतलब ई, आर मतलब अ, टी मतलब ई, एम म मतलब अ। क्या देखे आप, इस लेटर्स को बोलने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये क्या है? ये तो भावेल है ना, लेकिन ये क्या है? ये तो बी है और ये ई आ गया। मतलब ये जो लेटर्स है ये दूसरों के सहायता से बोले जा रहे हैं, मतलब भावेल के सहायता से बोले जा रहे हैं। तो वह लेटर जो दूसरों के सहायता से बोले जाते हैं कॉन्सोनेंट कहलाती है। अर्थात ये जितने भी वर्ड है इसको छाट करके वो सारे कॉन्सोनेंट है। देख लिए? तो क्या देखे आप? देखा, भावेल भी देख लिए और कॉन्सोनेंट भी देख लिए। अब सेमी कॉन्सोनेंट देखिए, सेमी भावेल। कीप साइलेंस। इधर देखिए सेमी भावेल देखिए क्या है सेमी भावेल में? डब्लू और वाई। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेमी मतलब आधा और भावेल मतलब स्वर। क्या मतलब हुआ?
अर्ध स्वर, अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर। तो जब आधा स्वर है तो आधा व्यंजन होगा, सिंपल बात है। देखिए क्या कहने का मतलब है, स्पेशल चीज़। जैसे क्या क्या लिखते हैं हम, KUMARI, कुमारी, है ना, कुमारी। क्या लिखते हैं, किताब। क्या लिखते हैं, एवरी। दो चीज़ को नोट कीजिए, कुमारी मतलब री लिखने के लिए मुझे RI देना पड़ा, और यहाँ पर ये री देने के लिए मुझे RY देना पड़ा। क्या देखा आपने, मतलब इस कुमारी को री बनाने के लिए हमको RI की ज़रूरत पड़ती है, जो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, सारा संसार जानता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एवरी, एवरी, एवरी में सबको जानते हैं कि प्रत्येक होता है, इसका स्पेलिंग गलती नहीं है। जबकि इसका स्पेलिंग कैसा होना चाहिए, EVERI होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कैसा है, EVERY। मतलब फिर भी इसको हम, इस EVERY को भी हम री ही पढ़ते हैं। अर्थात ये जो Y है, ये जो Y है, ये Y किसका काम करता है, I का, तब ना ये री, उसको री बोले हैं। अर्थात ये जो Y है सो I का काम करता है, और I क्या है, I तो भावेल है ना। उसी प्रकार से क्या देखे आप, ये जो Y है सो I का काम किया, इसीलिए यहाँ पर एवरी का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। अर्थात और भी एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखते हैं, पीलो, PILLOW। क्या लिखा हुआ है, पिलाव, पिलाव व, पिलाव व, ऐसा लिखा हुआ है क्या, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसको मैसे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पीलो। तो जब हमने पीलो लिखा, इसका निश्चित रूप से स्पेलिंग क्या होना चाहिए, PILLO, है ना। लेकिन यहाँ पर W भी डाला हुआ है। अर्थात ये मतलब है कि ये जो O है, W है, वह O का काम कर रहा है, O की मात्रा दे रहा है ये। और O क्या है, AEIOU, ये तो भावेल है ना, ये तो भावेल आ गया ना। क्या देखा आपने, यहाँ पर ये जो Y है सो I का काम किया, और I क्या है, भावेल है। उसी प्रकार से, बोलना नहीं है, उसी प्रकार से पीलो जो है, पीलो का स्पेलिंग PILLO या फिर O होना चाहिए। ये जो अलग से एक लगा दिया है W, इसका क्या मतलब, ये जो W है सो O की मात्रा दे रहा है। अर्थात W से यहाँ पर O की साउंड आ रही है, O का काम कर रहा है, और O क्या है, भावेल है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जब वही W, हाँ एक यहाँ पर क्लियर हो गया, पीलो मतलब ये भावेल का काम कर रहा है, यहाँ पर भावेल का काम कर रहा है। एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या लिखते हैं, यस्टरडे, 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 वरी, वरी। क्या देखे आप, यस्टरडे, ये जो यस है, यस जो हमने कहा, ये य, तो यस्टरडे कहने के लिए पहले य कहना पड़ता है, और वरी कहने के लिए पहले वह कहना पड़ता है। अर्थात क्या मतलब है कि ये जो Y है सो यहाँ पर य की साउंड दे रहा है। Y का अपना ओरिजिनल साउंड क्या होता है, य होता है। उसी प्रकार से W का अपना ओरिजिनल साउंड क्या होता है, वह होता है। तो आपको तो मालूम है, सब कोई जानता है कि अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। उसी प्रकार से ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ। हम आप लोगों को अ नहीं सिखा रहे हैं। देखिए ये जो है अ, आई, उ, ए, ओ, अंग, ये कुल मिलाकर के जो 12 है, ये क्या है, स्वर कहलाता है। ये स्वर मतलब भावेल कहलाता है, ये भावेल कहलाता है। और आप यहाँ पर क्या देखें, इसके बाद जो कवर्ग या चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पवर्ग मतलब क्या है, जो मतलब क ख छ छ ट ठ प फ य र ल व से ज्ञ तक का जितना भी आता है, क से लेकर के ज्ञ तक में जितना भी लेटर आता है, वो सारे लेटर व्यंजन कहलाती है, मतलब कॉन्सोनेंट कहलाती है। आपने क्या देखा, तो यहाँ पर जो है यस्टरडे, ये Y तो य का साउंड दे रहा है, और य किस में आया, इसमें आ गया ना, इसलिए भावेल का काम किया। वहीं पर यहाँ पर वरी है, वरी, WORR, वरी मतलब वो ये जो W है, W का अपना ओरिजिनल साउंड क्या होता है, ओरिजिनल साउंड होता है व, ओरिजिनल साउंड होता है व। और ये व किस में आया, क से लेकर के ज्ञ के बीच में आया ना, तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा, यह व्यंजन का काम किया, मतलब व्यंजन बन गया यहाँ पर।
अर्थात हम ये कह सकते हैं, क्या देखें आप यहाँ पर जो यहाँ पर y और ये w भावेल का काम किया, और वहीं पर ये y और ये w किसका काम किया, व्यंजन का काम किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं जब किसी शब्द के बीच में या अंत में ये w और y आता है, बीच में या अंत में, तो भावेल का काम करता है और भावेल कहलाता है। लेकिन वही जब w और y किसी शब्द के शुरू में आता है तो कॉन्सोनेंट का काम करता है और कॉन्सोनेंट कहलाता है। इसके बाद एक चीज़ और भी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, बट वन थिंग इज हियर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। इन दिस टाइप ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। Yesterday, Friday, pillow, yellow, worry, weak। अर्थात yesterday y w क्या हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, और वहीं पर ये y ये w ये y किसका काम कर रहा है, ये भावेल का काम कर रहा है, अर्थात स्वर का काम कर रहा है एक ही वर्ड में। क्योंकि जब w और y किसी शब्द के बीच में या अंत में रहता है तो भावेल का काम करता है, भावेल कहलाता है। लेकिन वही w और y जब शब्द किसी शब्द के शुरू में रहता है, जब वही w और y किसी शब्द के शुरू में रहता है तो कॉन्सोनेंट का काम करता है और कॉन्सोनेंट कहलाता है। एक चीज़ मैं और देखिए इधर, सेमी कॉन्सोनेंट, सेमी कॉन्सोनेंट में देखिए, सेमी भावेल नहीं, सेमी कॉन्सोनेंट, ये सबको मालूम है। ए ई आई ओ यू क्या है, ये भावेल है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारा संसार जानता है। इधर देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ है, यूनिटी, यूनिवर्सिटी, आप लोग को दिखाई दे रही है, यूनिटी, यूनिवर्सिटी, यूनियन। क्या देखे, ये सबको मालूम है कि ये यू क्या है, भावेल है, कहने की क्या बात है। लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम यूनिटी पढ़ते हैं। क्या यू से क्या होता है, यू जो है ये यू क्या है, यू से क्या होता है, ऊ होती है ना, इसीलिए इसको भावेल कहा गया है। लेकिन यहाँ पर इसको हम क्या यूनिटी पढ़ते हैं, इसको हम यूनिटी पढ़ते हैं। यूनिटी मतलब इसका जो अपना ओरिजिनल साउंड है वो य की साउंड दे रहा है। क्या दे रही है, यहाँ पर य की साउंड दे रही है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, अर्थात य की साउंड दे रहा है। यूनियन य की साउंड दे रहा है। क्या देखें आप, ये जो यू है सो य का साउंड दे रहा है, यू य का साउंड दे रहा है, यू य का साउंड दे रहा है। और ये य कहाँ बिलोंग करता है, किस कैटेगरी में, वहीं क से लेकर के ज्ञ के बीच में जो आता है, मतलब कॉन्सोनेंट का काम करता है ये। अर्थात ये भावेल होते हुए भी कॉन्सोनेंट का काम करता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय फॉर टुडे, गुड लक एवरी डे एवरी वे।